हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल क्लासेस हिंदी। इससे पहले के वीडियो में हमने जीव द्रव्य करा, जीव द्रव्य वो प्लास्टिड के बारे में पढ़ लिया था। ये हमारा साइटोलॉजी का पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हम क्रमशः आगे बढ़ेंगे। हम माइटोकॉन्ड्रिया पे आज पहुँचे हैं, तो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अंतःप्राद्रव्य जलिका, राइबोसोम, गाल्जी काय आदि के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका या कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका या कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के माइटोस, जिसका अर्थ है थ्रेड, हिंदी में हम बात करें तो तंतु, कॉन्ड्रियन या जिसका अर्थ अंग्रेजी में ग्रेनुल्स या हिंदी में कण होता है। तो तंतु रूपी कण को हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ऐसा तंत्र रूपी कण जो कोशिका में उपस्थित होता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया हम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना है कोशिका को। ठीक है, हम आगे देखते हैं। इसकी खोज 1880 में कोलिकर ने की थी। 1880 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कीटों की रेखित पेशी में की थी। 3 प्रकार की पेशियां होती हैं, रेखित, अरेखित, कार्डियक। 3 प्रकार की पेशियां। तो कीटों की रेखित पेशियों में 1880 में कोलिकर जी ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। जबकि जब इन्होंने खोज इसका किया था तब इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। सन 1890 में जाकर अल्टमान जी ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। उसके बाद सन 1897 में इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। इसे सन 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। ये नाम वेंडा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम वेंडा जी ने दिया था 1897 में। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पादप व जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से पादपों व जंतुओं में पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया ये सभी प्रोकैरियोटिक होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि सामान्यतया माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो यह 1.5 से 5 मिली माइक्रोन लंबी तथा 0.5 से 1 मिली माइक्रोन चौड़ी होती है। अलग अलग कोशिकाओं में इनकी अलग अलग संख्या होती है। जैसे हम बात करें पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अपेक्षाकृत अधिक संख्या में, माफ करिएगा, जंतु कोशिका में पादप कोशिका की अपेक्षा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। जबकि वहीं पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका की अपेक्षा कम संख्या में होते हैं। ये रहा इसका जनरल कैरेक्टर, इंट्रोडक्शन था। हम बात कर लेते हैं संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया लगभग 60 एंगस्ट्रॉम मोटी लाइपोप्रोटीन, वसा प्रोटीन की द्वारा बनी झिल्ली से घिरी रहती है। कुछ इस तरह से संरचना होती है इसकी। ये इसका बाहरी लेयर हो गया, ये इसका आंतरिक लेयर हो गया। तो ये बीच की दूरी, दोनों इसका मोटाई हम लेते हैं तो इसका ये 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। ठीक है, ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हम यहाँ पे संरचना देख लेते हैं सबसे पहले, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। तो सबसे पहले हमने बात किया, यह दोहरी झिल्ली से घिरी होती हैं।
दोहली झिल्ली, तो ये हमारे सामने है इनर मेम्ब्रेन, ये रहा इनर मेम्ब्रेन और ये आउटर मेम्ब्रेन। ये इनर है, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया और ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। इसकी लंबाई 60 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, इसके भीतर हम बात करते हैं आंतरिक लेयर की। तो आंतरिक लेयर कुछ आप देख रहे हैं उंगली के सदृश कुछ उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। ये इनर लेयर होती हैं, ये उभरी हुई होती हैं उंगली के सदृश। तो इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। इस उभरी हुई संरचना को हम क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के आंतरिक भाग पे कण उपस्थित होते हैं जिन्हें हम एटीपी सिंथेटेज कहते हैं, जो माफ करिएगा सिंथेटेज एंजाइम होती है। इसके आंतरिक सतह पर F1 पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम ऑक्सीसोम कहते हैं। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है। ये क्रिस्टी का भाग हो गया निचला वाला, इस पे ऐसे ये आंतरिक भाग हो गया क्रिस्टी का, ऐसे ये इसके आंतरिक भाग पे कुछ इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें अपना राइबोसोम भी होता है। इसके अंदर इसका खुद का डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है। ये सभी भाग एक तरल में उपस्थित होते हैं। इस तरल को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, बाकी अभी हम आगे देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये रही इसकी संरचना। अब हम देख लेते हैं आगे इसके। आंतरिक झिल्ली में अंगुली के सदृश उभार जिसे क्रिस्टी कहते हैं, हमने अभी बात किया था। क्रिस्टी अंगुली के समान आंतरिक सतह जो होता है, आंतरिक झिल्ली होती है, वह अंगुली के सदृश उभरी हुई होती है जिसे हम, ये रही उभरी हुई सतह, इसे ही हम क्रिस्टी कहते हैं। और ये इसकी बाहरी सतह हो गई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को दो कोष्ठकों में बांटा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया को दो कोष्ठकों में बांटा गया है। पहला बाह्य कोष्ठ, यह दोनों झिल्लियों के बीच का स्थान होता है जो 60 से 80 एंगस्ट्रॉम तक होता है। हम पहले यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। ये रहा, इसका रफ डायग्राम हो गया। ठीक है, ये आपके सामने इसका रफ डायग्राम हो गया। तो दो कोष्ठों में हमने बांटा। बाहरी कोष्ठ ये हुआ जो 60 से 80 एंगस्ट्रॉम, 60 से 80 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। और ये रहा इसका आंतरिक भाग, ये रहा इसका आंतरिक भाग, ये आंतरिक भाग हो गया। ये हम कह सकते हैं इनर चैम्बर। ठीक है, इसका आंतरिक भाग हो गया। ठीक है, यह आंतरिक भाग से घिरा होता है। ये आंतरिक भाग इसका सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें कणिका युक्त प्रोटीन युक्त तरल भरा रहता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अभी हमने ऊपर बात किया था इसके बारे में। इसमें 70 इस प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें सर्कुलर डीएनए भी उपस्थित होता है। इसी वजह से यह अर्ध स्वायत्त होता है, यह सेमी ऑटोनॉमस होता है, क्योंकि यह प्रोटीन का सिंथेसिस कुछ हद तक अपनी जरूरतों के लिए कर लेता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, फास्फोरस, आरएनए कुछ मात्रा में,
आदि पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। हम आगे देखते हैं। क्रिस्टी की आंतरिक सतह से लगे, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे आंतरिक सतह रहेगा, यहाँ पे सतह रहेगा। क्रिस्टी की आंतरिक सतह से लगे सूक्ष्म कण जिसे हम F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। अभी हमने बात किया था ना, ये अगर उंगली सदृश संरचना है क्रिस्टी की, हम इसके नीचे के भाग लिप को ले रहे हैं, तो इस पे यहाँ उभरी हुई सदृश संरचना कुछ इस तरह से होती है, जहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही ये ऑक्सीकरण में सहायक होते हैं। तो इसे हम F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। ये क्रिस्टी का आंतरिक सतह है और ये इसका बाहरी सतह है। ये बाह्य सतह है और ये इसका आंतरिक सतह है, इसका आंतरिक सतह। ठीक है, हम देखते हैं F1 कण या ऑक्सीसोम की लंबाई 70 से 100 एंगस्ट्रॉम व आकार टेनिस के रैकेट की तरह होता है। अभी हमने बात किया था इसके आकार के बारे में। ये इसका ऊपर का गोल भाग होगा, ये इसका स्टाक होगा, इसे हम वृंत कहते हैं, और इसका ये आधार होगा। ये हुआ ऑक्सीसोम की संरचना। इसे हम 3 भागों में बांटे हैं। पहला आधार भाग, ये आधार भाग होता है, ये झिल्ली से सटा हुआ होता है। दूसरा स्टाक, यह शीर्ष को आधार से जोड़ता है। और ये तीसरा भाग उसका शीर्ष हेड होता है, जो कि गोलाकार होता है, जो स्टाक के ऊपर लगा होता है। आगे हम देखते हैं ऑक्सीय फास्फोरिलीकरण में काम आने वाले एंजाइम जो संश्लेषण करता है वह इलेक्ट्रॉन अभिगमन कण F1 कण सहित क्रिस्टी में लगा होता है। हम बात कर लेते हैं ऑक्सीय फास्फोरिलीकरण में काम आने वाले एंजाइम, जैसे एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की बात कर लें, जिसकी वजह से ऑक्सीय फास्फोरिलीकरण क्रिया होती है, जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। F1 कण और प्रोटीन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल आदि ये सभी क्रिस्टी से ही लगे होते हैं, क्रिस्टी के एरिया में ही लगे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, क्रिस्टी की जो उभरी हुई उंगली की सदृश संरचना होती है, ये इसकी उभरी हुई संरचना की वजह से इसका सरफेस एरिया, इसका सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एटीपी अधिक मात्रा में बनता है। ज़्यादा एरिया रहेगा तो ज़्यादा फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के रासायनिक संगठन के बारे में, केमिकल कंपोजिशन के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 65 से 70%, कहीं कहीं 60 से 70 दिखा है, तो 65 से 70% प्रोटीन, फास्फोलिपिड कहीं कहीं 25 से 35 भी लिखा है, 25 से 35% लिखा है, ये कहीं कहीं 60 से 70% लिखा है। ठीक है, 25 से 35% या 60 से 70%। ठीक है, आरएनए 0.5, डीएनए कुछ मात्रा में, वही कुछ मात्रा में राइबोसोम भी उपस्थित होता है। तो हम टोटल हम बात कर लेते हैं ये 5वां राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम भी कुछ मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, हम आगे अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में मुख्य रूप से एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, वायवीय श्वसन होता है। यह श्वसन क्रेब्स चक्र द्वारा पूरा होता है। इस प्रक्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। तो श्वसन 2 प्रकार का होता है, एरोबिक वायवीय या एनएरोबिक अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन
कोशिका द्रव्य में ही संपूर्ण हो जाता है, जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा पूरा होता है, जिससे उत्पाद के रूप में हमें पायरुविक अम्ल मिलता है। यही पायरुविक अम्ल जब माइटोकॉन्ड्रिया में आता है तो यह क्रेब्स साइकिल द्वारा एटीपी का निर्माण करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। एटीपी जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। जैविक ऊर्जा का सब अंतिम स्रोत ही एटीपी है। इससे पहले एटीपी से पहले एडीपी बनता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसका दहन होता है, ऑक्सीकरण होता है और हाइड्रोलिसिस भी होता है कुछ एंजाइमों की वजह से, जैसे Mg2+ द्वारा ATPase एंजाइम सक्रिय हो जाता है। ATPase एंजाइम सक्रिय होता है तो एटीपी के हाइड्रोलिसिस को एडीपी व फास्फेट के लिए उत्प्रेरित करता है, जबकि एटीपी सिंथेटेज रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा एटीपी का निर्माण करता है। तो यहाँ पे एटीपी सबसे अंतिम ऊर्जा का स्रोत है, जो कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से उत्पन्न होता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अगर एक अणु ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है तो 38 एटीपी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है। F1 कण श्वसन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। अभी हमने बात किया था F1 कण के बारे में। F1 कण हाइड्रोफिलिक प्रोटीन होता है। ये हाइड्रोफिलिक प्रकृति का होता है, जो कि श्वसन की प्रक्रिया में सहायक होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में आक्सीकीय फास्फोरिलीकरण में मैट्रिक्स में होता है। हमने बात किया था मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स प्रोटीन युक्त तरल कणिका युक्त पदार्थ होता है, जो क्रिस्टी के आंतरिक भाग में भरा हुआ होता है। ये रहा क्रिस्टी आपके सामने, ये कणिका युक्त भाग है, इसे ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें डीएनए, ये रहा डीएनए, राइबोसोम्स, ऑक्सीसोम्स आदि भाग होते हैं। तो ये सभी प्रक्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया का आक्सीकीय फास्फोरिलीकरण प्रक्रिया जो होती है, श्वसन की वायवीय प्रक्रिया, ये मैट्रिक्स में संपन्न होती है। ठीक है। एडीपी एटीपी में एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की सहायता से बदलता है। हमने बात किया था कि एडीपी एटीपी में एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की सहायता से, ये इंपॉर्टेंट है, सिंथेटेज एंजाइम की सहायता से एटीपी से एटीपी में कन्वर्ट होता है। मैट्रिक्स में पायरुविक कार्बोक्सिलेक एंजाइम भी पाए जाते हैं, जो श्वसन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, जिसकी वजह से पायरुविक अम्ल से एटीपी का निर्माण होता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन का मुख्य कार्य ही है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक पदार्थों के दहन से कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना। श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय, अवायवीय। अवायवीय श्वसन साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो जाता है, जबकि वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हम देखते हैं कभी कभी जब हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में थकान, दर्द होने लगता है। इसका एक प्रमुख कारण ये है कि जब ग्लाइकोलिसिस की अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस द्वारा कंप्लीट होती है, जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है, वह जब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है तो ये पायरुविक अम्ल एटीपी में कन्वर्ट होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हम अधिक वर्क करते हैं तो ये पायरुविक अम्ल क्रेब्स साइकिल में न जाकर, वायवीय श्वसन में न जाकर सीधे लैक्टिक एसिड में पहुंच जाता है, क्योंकि हमें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम वर्क करते हैं, जब हार्ड वर्क करते हैं तो हमें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि उतना ऑक्सीजन हम अपनी कोशिकाओं को नहीं प्रदान कर पाते। ऐसी स्थिति में तो यही पायरुविक अम्ल लैक्टिक एसिड में
कन्वर्ट हो जाता है और यह लैक्टिक एसिड हमारे शरीर की कोशिकाओं मसल्स में जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से शारीरिक थकान व दर्द हमें होता है। तो अगर कभी आपके सामने यह प्रश्न उठे कि मांसपेशियों में दर्द किस कारण से होता है, थकान किस वजह से होती है, तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण मांसपेशियों में दर्द, थकान हमें महसूस होती है। ठीक है, हम बात करते हैं आगे इसके कार्य के बारे में। तो कोशिकीय श्वसन की क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया मैट्रिक्स में संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक पूरा चक्र है श्वसन का, जिसमें पायरुविक अम्ल से एटीपी के फॉर्मेशन तक की एक पूरी प्रक्रिया है, जो कि हम आने वाले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि ये बहुत ही कठिन और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो इसे हम आराम से अलग देखेंगे। ठीक है, तो बस हम इतना जान लेते हैं कि क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यह ऑक्सी श्वसन होता है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है, जिससे एटीपी का निर्माण होता है। हम देख लेते हैं जिसमें ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया से उत्पन्न पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में की बात कर लें कार्य की, तो इसमें ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा हमने बात किया था। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया अवायवीय श्वसन जो कि साइटोप्लाज्म में पूरी होती है कि प्रक्रिया से उत्पन्न पायरुविक अम्ल मैट्रिक्स में प्रवेश करता है। मैट्रिक्स क्रिस्टी के आंतरिक तरल भाग होता है, एक बार फिर से आपको याद दिला दें, जो कि प्रोटीन युक्त कणिका युक्त होता है, जिसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, अनेक प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, जहां O2 की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनका पूर्ण दहन होता है और एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी यहाँ पे देखिए हमने इंक्लूड भी किया है। एक ग्लूकोज के पूर्ण दहन से 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो पायरुविक अम्ल का जब दहन होता है तो 38 एटीपी बनता है। आप कहेंगे कि यहाँ पे ग्लूकोज है नहीं, तो ग्लूकोज का दहन कन्वर्जन पायरुविक अम्ल में हुआ और फिर पायरुविक अम्ल का कन्वर्जन हम एटीपी के रूप में, जो कि एक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, जिसे ऊर्जा सिक्का भी कहते हैं, एनर्जी कॉइन भी कहते हैं, के रूप में हुआ, जो 38 एटीपी का निर्माण हुआ। यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण नोट देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए उपस्थित होता है उसे एमडीएनए, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, पर लगभग 37 जीन होते हैं। यही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि माइटोकॉन्ड्रियल पे लगभग 37 जीन उपस्थित होते हैं। दूसरा, एमडीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के कारण ही मातृत्व प्रभाव उत्पन्न होता है। मातृत्व प्रभाव का अर्थ हुआ कि किसी संतान में उसकी माता पिता में के द्वारा जो गुणसूत्र प्राप्त होता है वो तो प्राप्त होता ही है, उसके अलावा उस संतान में माता से कुछ अतिरिक्त गुण भी आनुवंशिक रूप से प्राप्त होता है। यही मातृत्व प्रभाव है। कुछ लक्षण अधिक होते हैं माता के अपेक्षाकृत पिता के। ऐसा क्यों होता है? तो हम जब बात करते हैं निषेचन की, यह निषेचन के कारण देखते हैं, तो निषेचन में माता का अंडाणु, अंड कोशिका भाग लेती है और पिता का शुक्राणु भाग लेता है, जिसमें शुक्राणु का सिर्फ व सिर्फ न्यूक्लियस ही भाग लेता है। निषेचन में सिर्फ और सिर्फ पिता का न्यूक्लियस, शुक्राणु के न्यूक्लियस भाग लेता है, जबकि माता का पूरा सेल भाग लेता है। तो फ्यूजन न्यूक्लियस का हो गया, जबकि बाकी का भाग माइटोकॉन्ड्रिया संतान में उसकी माता से प्राप्त होती है, जिसकी वजह से संतान का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसकी माता से प्राप्त होता है, जिसकी वजह से कुछ लक्षण पिता की तुलना में माता से अधिक आते हैं उसकी संतान में। यही मातृत्व प्रभाव हुआ। हम देख लेते हैं एमडीएनए की खराबी के कारण स्त्री
IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका पूरा नाम होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें हम परख नली में निषेचन की प्रक्रिया को पूरी करते हैं, उसके बाद हम माता के गर्भ में स्थापित करते हैं। तो mDNA के कारण, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के कारण खराबी के कारण स्त्री IVF तकनीक से भी मां नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? तो हमने बात किया था कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आवश्यक होता है। तो यदि खराब होगा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तो माता किसी भी रूप से संतान को जन्म नहीं दे सकती, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया ही नहीं पूरी होगी। तो जिसके लिए वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की, 3 पेरेंट IVF तकनीक। ये 3 पेरेंट IVF तकनीक है जिसमें 3 पेरेंट्स भाग लेते हैं निषेचन की प्रक्रिया में, जहाँ 2 माता व 1 पिता होते हैं संतान की उत्पत्ति के कारण। निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 माताएं होती हैं, एक असली माता होती है, एक डोनर मदर होती है। डोनर मदर जिसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्वस्थ होता है, और ऐसी माता जिसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अस्वस्थ होता है जबकि वह असली माता होती है। तो उस माता के अंडाणु के न्यूक्लियस को, केंद्रक को हम दानी माँ के न्यूक्लियस से विस्थापित कर देते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल की कमी जो है पूरी हो जाती है। इसे हम यहाँ पे विस्थापित कर दिए। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसमें यहाँ उपस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये असली माता का ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, हमारा नहीं, माइटोकॉन्ड्रियल माता का न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे। तो हम उसे विस्थापित कर दिए। अब पिता का, शुक्राणु का न्यूक्लियस यहाँ पे दानी माँ के अंडाणु से निषेचन किया। अब निषेचन की प्रक्रिया पूरी हुई, उसके पश्चात भ्रूण का निर्माण हुआ। भ्रूण धीरे धीरे विकसित होते हुए ऊपर चला गया, जहाँ पे प्लेसेंटा के द्वारा इसे जोड़ लिया गया और पूरा पोषण दिया गया। भ्रूण निषेचन के बाद हम युग्मक को माता के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। उसके बाद पूर्णतः सामान्य प्रक्रिया होती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। हम आगे बात करेंगे अंतःप्रसवी जलिका के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।